हम हरियाणा की बात करना चाहते हैं सर। वहाँ पे भी चुनावों का ऐलान अब हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की हो गई है और हरियाणा इंसिडेंटली एक ऐसा स्टेट है जिसको लेकर के विपक्ष में उत्साह बहुत है। तो उन्हें लगता है कि वो 4 जुलाई वाला वो मोमेंटम वहाँ कैरी कर जाएंगे और बीजेपी सोच विचार में है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी वहाँ पे अपने चीफ मिनिस्टर को बदला भी है। ज़्यादा समय उन्हें मिल नहीं पाया है सेट होने के लिए या चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। वोट शेयर मैं आपके लिए आंकड़े पढ़ देता हूँ, फिर आप उन आंकड़ों को डिकोड कीजिएगा हमारे लिए। लोकसभा में एनडीए का वोट शेयर था 46%। एमओटीएन का प्रोजेक्शन कहता है कि आज चुनाव हो जाए हरियाणा में 44 पे आ जाएंगे, 2% कम। इंडिया अलायंस का 48% था, ये भी 2% कम नीचे होकर के 46 पे आ रहा है। अन्य का 6% था, ये आ जाएगा 10% पे। सीट शेयर पे मैं आ जाता हूं। एनडीए की 5 सीटें थी लोकसभा में 2024 के रिजल्ट्स में, एमओटीएन कहता है 4। इंडिया अलायंस 5 थी, एमओटीएन कहता है 6। जेजेपी 0 थी, 0 पे। और जब हम पार्टीज में इनको ब्रेक करते हैं तो बीजेपी की 5 सीटों में से 1 घट रही है, 4 हो रही है। कांग्रेस की 5 सीटें थी, 1 बढ़ रही है, 6 हो रही है। बाकी जो आप है और जेजेपी है वो 0 पर है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा में अगर मैं देखूं तो जो एमओटीएन का सर्वे है वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखा रहा है। वो मैं ये जो लोकसभा में जो हुआ वो राज्यसभा में होगा कि नहीं, मैं यूजुअली इन इंटरप्रिटेशन को नहीं मानता हूं, क्योंकि लोकसभा में देयर इज प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन टिकट। तो मोदी का टिकट पे होना बिल्कुल अलग फैक्टर होता है, इश्यूज अलग होते हैं। हरियाणा ऐसा राज्य जो है वो ट्रेडिशनली ऐसा रहा है कि जहां पे अपने देश की सेना में बहुत लोग होते हैं और उस कारण से उन घरों का जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही नेशन ओरिएंटेड होता है। वो देश देखते हैं कि देश चलाने में कौन बेटर है। तो वो लोकसभा की स्टोरी जो है वो हरियाणा की राज्यसभा से थोड़ी सी अलग हो जाती है। कि मुझे याद है कि 89 में जब वीपी सिंह सरकार बनी, देवीलाल उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो वो चीफ मिनिस्टर ही छोड़ कर आए थे और वो उनके सुपुत्र जो हैं ओम प्रकाश चौटाला, वो मेहम से चुनाव लड़ना चाहते थे। तो मेहम में जब चुनाव के लिए देवीलाल ने कहा मेरा बेटा सीएम बनेगा, तो उसको सीएम बना दिया गया। लेकिन उनको चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़ना जरूरी होता है 6 महीने में। तो उन्होंने मेहम कॉन्स्टिट्यूंसी रोहतक में चुनी। जब रोहतक में मेहम कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी तो जो 24 थी उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, हमारा तो कैंडिडेट डांगी साहब होंगे। तो उनके बावजूद उनको ओम प्रकाश चौटाला को टिकट दिया गया। वो पॉपुलर नहीं थे, भयंकर वायलेंस हुआ। मैं उस समय पे न्यूज ट्रैक इंडिया टुडे की एक पब्लिकेशन हुआ करती थी, उसमें था। तो वहां पे भयंकर वायलेंस हुआ। हम अकेली मीडिया टीम थे वहां पे और हम फुटेज लेके आए थे। चौटाला साहब की पूरी चिंता दिखी थी हम लोग की, बहुत पुलिस वालों ने पिटाई करी, मेरे 17 टांके आए सर पे, टांके आए, लेकिन हम फुटेज ला पाए थे। और इतना विरोध हुआ कि चुनाव स्थगित हुआ और चौटाला साहब को रिजाइन करना पड़ा। तो क्या है कि आप ये सोचिए, एट द हाइट ऑफ ए चीफ मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बेटे को चुनाव हरियाणा ने स्ट्रगल करवा दिया वहां पे कि साहब नहीं, हम नहीं बनने देंगे इसको, यहां पे एक सीट पे तो नहीं लड़ेगा। तो क्या है कि हरियाणा का तेवर कुछ इस तरह का हुआ करता है। अब ऐसे राज्य में आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जब एमओटीएन की फिगर इंटरपोलेशन पे मत जाइए, आप जाइए कि कौन कितना पॉपुलर है, उस डेटा पे जाएंगे, परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फैक्शन है। तो एक 44% एक वर्ग कह रहा है कि हम टोटली डिससैटिस्फाइड हैं इस सरकार की परफॉर्मेंस से। मेरे लिए ये जो डेटा है ना, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि 44% लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं। 25% कह रहे हैं कि टू सम एक्सटेंट। अगर मैं 25% में से आधे कह दूं खुश हैं, आधे नाखुश हैं, तो या उनमें से 25% फेंस सिटर है जो कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो आधे आधे भेज दूं इधर उधर। तो ये जो 44% टोटली डिससैटिस्फाइड है, इसका चांस कम होता है कि वो वापस आ जाएगा। वो इतना भर गया होता है कि वो बोल रहा होता है। तो अगर मान लीजिए मैं 10% भी दे देता हूं तो करीब 50% से ज्यादा वो लोग जो हैं आज की तारीख में एमओटीएन में कह रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार की परफॉर्मेंस से डिससैटिस्फाइड हैं। दैट इज, आई थिंक, ये एक अंडरलाइन है। आप नायब सैनी साहब का अगर देखें परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, ये भी कोई बहुत दूर नहीं है इससे, कि अगर सरकार से डिससैटिस्फाइड 44% लोग हैं तो नायब सैनी चीफ मिनिस्टर से 40% लोग डिससैटिस्फाइड हैं। यानी सरकार से नाराजगी और इस चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस से नाराजगी, दोनों आसपास के एक बैंड के अंदर आ जाते हैं।
और वैसे ही टू सम एक्सटेंट वाले जो हैं वो 19-20% है। यानी कि बड़ी सिमिलैरिटीज हैं सरकार की से नाखुशी और चीफ मिनिस्टर से नाखुशी से। मैं अब ये कहूं कि इसका एक लार्जर कारण जो है कि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल से सरकार है। हालांकि आप ये देखिए कि हर बार बीजेपी को प्लस की जरूरत पड़ी है यहाँ पे। बिना प्लस के बीजेपी जो है वो यहाँ पे नहीं आ पाई है, वो किसी ना किसी को साथ में लेकर के आई है। और आप आज की तारीख में देखिए तो नाराजगी के कारण सबसे बड़ा जाट, फार्म डिस्ट्रेस, अग्निवीर, अभी जो विनीश फोगाट और ये सब सारे जो इशू हुए हैं, ये इनको एक उसमें आप डाल दें तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि एक क्राइसिस है। आप देखिए उस क्राइसिस को कैसे जिंदा भी रखा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि एक धड़ा फार्मर्स का अभी भी बैठा हुआ है ना, वो दिख रहा है। तो अगर जाट और दलित एक सेंटिमेंट बीजेपी के खिलाफ जा रहा है तो बीजेपी उससे कैसे डील करेगी। मगर मैं एक बात इंटरेस्टिंग नोट कर रहा हूं कि पिछले 2 चुनावों में जो थर्ड प्लेयर्स थे हरियाणा के, वो थोड़े ज्यादा अच्छी हालात में थे, तो उन्होंने मैंडेट को थोड़ा बिगाड़ा था। मगर इस बार जो है वो ज्यादा बाइपोलर लग रहा है कॉन्टेस्ट कंपेयर टू द लास्ट 2 टाइम्स। जीजेपी ने टाई अप किया है चंद्रशेखर जी से, INDL बीएसपी से, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एक एफर्ट कर रहे हैं, मगर ये प्लेयर्स जो हैं वो उतने नहीं स्ट्रांग दिख रहे जितने पिछले में दिख रहे थे, जिसके कारण से कांग्रेस और बीजेपी की एक सीधी टक्कर है। उसमें एक परेशानी जो आती है कि एक तो लोकलाइजेशन जो होगा पूरे लड़ाई का, उसमें नरेंद्र मोदी विल नॉट बी ऑन टिकट, तो बीजेपी के लिए वो डिसएडवांटेज है। अच्छा राजीव सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा वो बताइए। देखिए, अगर मैं किसी राज्य को देखूं जहां एंटी इनकम्बेंसी साफ नजर आती है वो है हरियाणा। आप देखिए हर पहलू पे हरियाणा में सरकार से नाखुशी बढ़ी है। 44% कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नाखुश है सरकार से। ये बहुत बड़ा नंबर है और अन्य राज्यों से काफी ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के 10 साल के बाद एक आप कहिए थकावट है या कुछ लोगों में गुस्सा भी है। और यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर को आप जानते हैं आम चुनाव के पहले 1 हफ्ते पहले ही हटाया गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया। बीजेपी को लगा कि अगर वो एक नॉन जाट ओबीसी कार्ड खेले तो उससे उनको फायदा हो सकता है। लेकिन ये पोल तो दिखाता है, मूड ऑफ द नेशन दिखाता है कि हरियाणा के वोटर ने लगभग अपना एक तरह से मन बना लिया है कि वो सरकार में बदलाव चाहते हैं। अब क्या इसका मतलब है कांग्रेस ही जीतेगी या कोई तीसरी शक्ति एक तरह से इंडिपेंडेंट्स आकर पूरा मामला बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस का, या छोटे दल जेजेपी वगैरह बिगाड़ सकते हैं, ये सवाल है। जब आम चुनाव हुए थे दोनों बड़े पार्टियों को 5-5 सीटें आई थी और जेजेपी को तो 1% से कम वोट मिला था। INLD भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो अगर तीसरी शक्ति खत्म होती है तो जरूर कांग्रेस को इसका फायदा होगा, क्योंकि एक साफ है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में फिर अग्निवीर का मामला हो, किसानों का रोष हो, विनेश फोगाट का मामला लीजिए, जितने भी बड़े बड़े एक तरह से जो कैंपेन चले हैं वो हरियाणा की सरकार बैकफुट पर पड़ गई है। और आप जानेंगे कि पिछले साल जब CMI ने एक रिपोर्ट दिया था तो हरियाणा में बेरोजगारी की रेट जो थी वो देश में सबसे ज्यादा निकली थी। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां इस पोल से साफ नजर आता है कि एंटी इनकम्बेंसी बड़ी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अक्सर सेल्फ गोल करती है। कांग्रेस में जो अंदरूनी लड़ाई है, हुड्डा एक तरफ, कुमारी शैलजा दूसरी तरफ, उसका कितना असर होगा। लेकिन जब वोटर मन बना लेता है, अगर वोटर का मन नहीं बदलता और यही मूड रहता है अक्टूबर के 1 तारीख को, तो मैं समझता हूं कि हरियाणा में बदलाव के इस पोल के मुकाबले के मुताबिक पूरे आसार नजर आते हैं। अगर आप कास्ट के मामले में जाते हैं तो बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग अच्छी की है। आप देखिए कि उनके नायब सैनी उनके चीफ मिनिस्टर हैं, गुर्जर हैं उनकी पार्टी में, यादव हैं, हालांकि थोड़े से नाराज भी हैं उसमें। आप देखें कि आप अनिल विज को देखिए तो वो नाराज हैं, आपके राव इंद्रजीत हैं वो भी नाराज हैं। लेकिन कंपेयर टू दैट कांग्रेस जो है वो हरियाणा में उसकी हार का कारण जो रहा है और उसके लिए मुश्किल का सबब जो होगा वो होगी कांग्रेस की अपनी इन फाइटिंग।
कांग्रेस में 3 स्ट्रांग धड़े हैं, जिसमें 2 बड़े एक्सपोनेंशियली सामने आ गए हैं। वो एक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और एक शैलजा कुमारी का। आप देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा ने अपने पिताजी के लिए एक पूरी यात्रा करी है और उन्होंने हरियाणा में घूम घूम करके वो आगे चले गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये पार्टी किसके लिए हो रहा है, क्या पार्टी की ब्लेसिंग है, क्या ये आप अपने फादर प्रोजेक्ट, तो हालांकि अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो एक प्रोजेक्शन हो रहा है। उससे बात ये भी शुरू किया, दीपेंद्र खुद भी प्लेयर हैं। दूसरी तरफ शैलजा जी ने अपनी भी एक यात्रा शुरू कर दी है और जब उनसे पूछा गया कि सीएम रेस में आप हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हूं, मैं क्यों नहीं हूं सीएम रेस के अंदर। तो बीजे कांग्रेस के लिए एक इनफाइटिंग बहुत ही बड़ा इशू है। लेकिन मैं यहां पे अगेन उस नेशनल इशू पे आ रहा हूं जो मैंने पहले उठाया था कि बीजेपी ने एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल मूव किया था कि किसी एक राज्य में जो डोमिनेंट वोट आपको धकेलता है बहुत ज्यादा, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए आप अदर्स थ्योरी पे चले जाओ कि अगर महाराष्ट्र में मराठा बड़े डोमिनेंट है तो ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर बना दो, अगर हरियाणा में जाट बड़े स्ट्रांग है तो आप पंजाबी को चीफ मिनिस्टर बना दो, खट्टर साहब को। तो ये एक थ्योरी थी जिसके जरिए बड़ा बीजेपी ने इंटरेस्टिंग गेम खेला था और ये पहले से भी करती आई थी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में रमन सिंह को सामने लाया गया था, लेकिन यहां पे एज ए पॉलिसी किया गया था। अब क्या हो रहा है, ये गुड आइडिया नहीं है, क्यों लग रहा, क्यों? क्योंकि आप जो होता है डोमिनेंट पार्टी का नेता जो होता है ना, वो तो डोमिनेंट कोई भी खड़ा कर दो तो डोमिनेंट लोग उसको खड़ा कर देते हैं तुरंत। लेकिन जो नॉन डोमिनेंट बीजेपी जिन नेताओं को लेकर के आई कास्ट के, वो नेता जमीन से उगे हुए सुई जनरिस नेता नहीं थे। आपने, वो आपकी पसंद थे, दुल्हन वही जो पियामन भाई थे कि आपको बड़े, आपको नेतृत्व ने बना दिया उस जगह पे। तो क्या है कि वो उस जगह पे पैराड्रॉप हो गए थे, दे वर नॉट कल्टिवेटेड लीडर्स। पैराड्रॉपिंग के कारण क्या हुआ कि दैट इवेंचुअली 5 साल बाद या अगले चुनाव के आने के बाद खट्टर साहब जैसे हैं, कैन खट्टर हेल्प यू विन राजस्थान? डिफिकल्ट। अगर खट्टर आपको नहीं चुनाव जिताने लायक स्थिति में ला पाए लगभग 10 साल चुनाव मुख्यमंत्री रहने के बाद, पूरी तरह नहीं, तो कहीं ना कहीं यानी इसका मतलब हुआ कि ये फॉर्मूला कि नॉन डोमिनेंट कास्ट का नेता लेकर के आइए आप और उसको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, वो बहुत लंबे तक समय तक आपको जीत नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि वो नेता इज नॉट पंचिंग हिज वेट। वो चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी उस लेवल पे पंच नहीं कर रहा जिसमें उसको पंच करना चाहिए था। यही क्राइसिस आपको बाद में राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी दिखेगी कि ये नेता जो है कि वो आप सीएम बात हो गए हैं, मगर आर दे डूइंग इनफ? यानी मैं जिसे हमेशा कहता हूं कि मोदी नाम का भोज खा रहे हैं, तो वो एक क्राइसिस हरियाणा में भी दिखाई देगी। अभी ये जो मैथ्स है बीजेपी के लिए, वो भी एक क्राइसिस इशू है कि बीजेपी की कैलकुलेशन ये है कि हम अगर जाट वोट डिवाइड कर दें, एससी वोट डिवाइड हो जाए, इन सब चीजों से मेरे ख्याल से कोई एक पक्का नैरेटिव बीजेपी का नहीं फिक्स हो पा रहा है इस समय पे। कांग्रेस थोड़ी अपबीट दिख रही है, मगर कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, किसकी कितनी लड़ाई होगी, किसकी कितनी चलेगी। लोकसभा में आपने देखा कि भूपेंद्र हुड्डा की ज्यादा चली, मगर उसके बाद शोर ये आया कि हम और जीत सकते थे अगर भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसा नहीं किया होता। आपने देखा कि कुछ नेता छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को बीजेपी में आ गए क्योंकि उनके बच्चों को टिकट नहीं मिले थे, जैसे कि राव इंद्रजीत सिंह इस समय बीजेपी के नाराज है कि उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला था। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कि किसका कितना भाग पार्लियामेंट्री, और उसके बाद सीएम की रेस, और तीसरा ये कि किसके कितने आदमी होंगे और कितना वो बगावत करेगा, इस पे डिपेंड करेगा मेरे ख्याल से हरियाणा का कुल नेतृत्व। और कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो यूफोरिया में रहना और ग्राउंड पे काम करने में इन दो चीजों में उनको फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यूफोरिया तो मध्य प्रदेश में भी था अभी पिछले साल जब वहां पे चुनाव हुए, और वहां हर कोई इवन कांग्रेस के विरोधी भी मान के चल रहे थे कि इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट गई, कांग्रेस की सरकार आएगी, हो सकता चाहे वो थोड़े बहुत अंतर से आए लेकिन आएगी। आपने नतीजे देखे, बहुत बढ़िया स्पष्ट बहुमत आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और जिसने हर किसी को सरप्राइज किया
तो इस तरह की चीज़ें हो जाया करती हैं। तो अभी मैं आपकी उस बात से एग्री करता हूं कि कांग्रेस को थोड़ा सा ध्यान और देना है। अपबीट वो बिल्कुल लग रहे हैं और MOTN का सर्वे भी कह रहा है कि उनकी ट्रेजेक्ट्री अभी अपबीट ही है, लेकिन चुनाव फील्ड वर्क से जीते जाते हैं। सवाल कुछ गंभीर है, मसलन ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। Sensodyne K presents Sehat Adda, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.